हेलो स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा या मैं ऐसा कहूँ कि जो हमारे आदरणीय डाइट प्राचार्य जी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें गाइडेंस दिया और हमसे कहा कि डीएलएड के स्टूडेंट्स की शिक्षा बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है लॉकडाउन की वजह से। तो डाइट इटावा के सभी लेक्चर्स ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सभी डीएलएड के स्टूडेंट्स जो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के हैं उनके सिलेबस को उन्हें भली भांति समझाएं और उसकी जानकारी दें। तो इसी क्रम में सभी जितने भी हमारे डाइट लेक्चर्स थे पूर्ण मनोयोग के साथ आपको जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करा रहे हैं। जितने भी संसाधन हैं उन माध्यमों से, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, समय समय पर आपको पूर्ण जानकारी दी जा रही है। तो हम आज की जब क्लास पे आते हैं तो आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास में प्रारंभिक शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ, यानी हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई और आज किस दौर में है और कहाँ पर पहुंच गई है, उसका क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। आप जब विचार करेंगे प्रारंभिक शिक्षा का, प्राचीन काल में आपने सैंधव सभ्यता पढ़ी है, वैदिक काल पढ़ा है, आपने उत्तर वैदिक काल देखा है, आपने बौद्ध युग के बारे में पढ़ा होगा, जैन युग के बारे में पढ़ा होगा आपने। जैसे जैसे सने सने जितनी भी सभ्यताएं बदलती चली गई, मुगल काल आया, मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था भी आपने देखी, ब्रिटिश काल में भी देखी, तो उसका ही क्रम से अध्ययन करेंगे। तो चूंकि शिक्षा कभी रुकती नहीं है, बदलाव होते रहते हैं उसमें। जैसा कि आपने पढ़ा है कि एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। जो शिक्षा है वो व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन लाती है। देखिए, परिवर्तन नहीं लाती, परिमार्जन लाती है। परिवर्तन तो आसान होता है आना, परिमार्जन यानी हमेशा ऊपर की ओर उसको अग्रसर करती है। केवल परिवर्तन करेगी तो वो ऊपर की ओर हो भी नहीं सकता, लेकिन परिमार्जन हमेशा कहीं ना कहीं उसके स्तर को परिमार्जित मॉडिफाई करती रहेगी। ये हमारी शिक्षा होती है। तो जब प्राथमिक शिक्षा की बात चलती है तो आपने भी जाना होगा या समझा होगा कि गुरुकुल प्रणाली सुना होगा आपने कि प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, जहां पर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था, शिष्यों को पढ़ाया जाता था। वहां पर जैसे आज आप देखते हैं वर्तमान समय में विद्यालयों में छात्रावास होते हैं, हॉस्टल की सुविधा होती है। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो हॉस्टल में पढ़े होंगे, हॉस्टल की लाइफ उन्होंने देखी होगी। तो इस तरह से ही गुरुकुल होते थे, लेकिन वहां का जो प्रकृति थी या उसका वातावरण था बहुत ही सौम्य सुरम्य, बहुत ही मोहक, क्योंकि प्रकृति में ही बालक शिक्षा लेता था। कह सकते हैं कि गुरुकुल यानी प्रकृति की गोद में बालक शिक्षा ले रहा है, जहां पर कुटिया होती थी, एक गुरु होता था और बहुत सारे शिष्य होते थे, जहां पर उस बालक को रहकर शिक्षा लेनी होती थी, जिसमें उसे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये सारा कंठस्थ करा दिए जाते थे। उसे वो सुनता था, मनन करता था और सीखता था, और आपस में अपने छात्रों के साथ तर्क करता था और उन चीजों को पक्का कर लेता था। गुरुकुल में इस तरह शिक्षा चलती थी। और इसी तरह से आगे जब बौद्ध काल आया, बौद्ध युग प्रारंभ हुआ, तो वहां पर इन गुरुकुलों का स्थान मठों ने ले लिया। जैसे आप जानते हैं बौद्ध मठ बन गए। अशोक नाम सुना होगा आपने, बहुत बौद्ध धर्म का प्रचारक था, वो भी मठों में जाते थे ये लोग। तो इस तरह से बौद्ध मठ बन गए। मठों को बहुत से राजा एक तरीके से स्कूलों को दान देते थे, इस तरह से मठों को दान देते थे, जहां पर सभी छात्रों की या जहां पर जो मठों में निवास करते थे उनकी शिक्षा चलती थी, जो कि पाली भाषा में होती थी। इस तरह से आगे शिक्षा का विकास निरंतर चलता रहा। मुगल काल आया। मुगल काल में मकतब, मदरसों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा बालकों को दी जाती रही। उसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश कालीन शिक्षा की बात जब हुई, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उससे पहले ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। वहां उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था। वो लोग सोचते थे कि यहाँ पर हमें तो व्यापार करना है, हमें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई
तो उन्हें लगा कि यहाँ पर जब हमें शासन करना है, अपने व्यापार को चलाना है, अपने धर्म का प्रचार करना है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को भी हमें अपने अंदर में लेना होगा और उस शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होगा। इसके लिए बहुत सारे आयोग, बहुत सारी कमेटी और बहुत सारी समितियां बनाई गई। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मैकाले का आयोग आया, गुड डिस्पैच आया, हंटर कमीशन आया, इस तरह से सैंडलर आयोग आया, बहुत सारे आयोग आए और उन्होंने कहीं ना कहीं शिक्षा को आगे की ओर निरंतर बढ़ाते चले गए। और देखिए, अब हम देखते हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास एक क्रमबद्ध तरीके से एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, आप उसे आगे देखिए। भारत में शिक्षा के प्रति रुझान प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि प्राचीन काल में गुरुकुल थे, आश्रम थे, बौद्ध मठ थे जो शिक्षा देते थे और उस समय नालंदा, तक्षशिला एवं बल्लवी प्रमुख केंद्र थे शिक्षा के। मध्यकालीन भारत में शिक्षा मदरसों में दी जाती थी और मुगल शासकों ने दिल्ली, अजमेर, लखनऊ एवं आगरा में बहुत सारे मदरसे बनवाए और आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई। 1781 में जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खुलवाया। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर के रूप में भी हम जानते हैं। 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया। 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने गैर सैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कुछ कारणों से इसे 1802 ईस्वी में बंद कर दिया गया और इसी क्रम में 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई और भारत में साहित्य के पुनरुद्धार और विकास के लिए भी प्रोत्साहन देने की बात इसमें की गई। 1835 में मैकाले का घोषणा पत्र, जिसे हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ाएंगे आप लोगों को। 1848 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय खोला। इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि के बारे में चर्चा की गई। 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई और इसी क्रम में सन 1857 ईस्वी बंबई, मद्रास एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आई। 1870 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे की स्थापना की गई और इसी क्रम में 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 1894 ईस्वी में छत्रपति साहूजी महाराज द्वारा वंचितों और गरीब बच्चों के लिए स्कूलों व छात्रावासों की स्थापना की। यह सहायता कार्य 1922 ईस्वी तक चला और इसी क्रम में 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1901 ईस्वी में कर्जन ने एक सम्मेलन बुलाया, जहां उसने भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की बात कही। 152 प्रस्ताव पारित हुए। यह सम्मेलन शिमला में बुलाया गया था। 1902 में कर्जन ने सर टॉमस रो की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। प्रश्न आता है विश्वविद्यालय आयोग 1901-1902। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इस आयोग का कार्य क्षेत्र उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय तक ही सीमित था। कर्जन तथा स्वामी सिद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना की। 1905 में कोलकाता में नेशनल कॉलेज की स्थापना तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना, कोलकाता में जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैंडलर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया, जिसे सैंडलर आयोग भी हम कहते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन पद्धति समाप्त हो गई। 1937 ईस्वी में गांधी जी ने अपने हरिजन के अंकों में शिक्षा पर योजना प्रस्तुत की,
जिसे वर्धा योजना कहा गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा की बात की गई है। 1944 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने सार्जेंट योजना के नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की। सार्जेंट भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार थे। 1947 ईस्वी में भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया, यानी हम आज़ाद हो गए। 1948 में आज़ादी के तुरंत बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। 1951 खड़गपुर में पहला IIT संस्थान खुला। 1952 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनियन ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए इस आयोग की स्थापना हुई थी। 1956 ईस्वी में संसद के द्वारा आयोग को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो गई। 1961 ईस्वी NCERT की स्थापना, पहला IIM अहमदाबाद और दूसरा कोलकाता में खोला गया। 1964-66 ईस्वी डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा तथा नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया गया। 1968 कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, NPE 1968। 1975 ईस्वी में 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रारंभ की गई। 1976 ईस्वी में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया संविधान संशोधन के द्वारा। 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की स्थापना हुई। 1986 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया। 1987 ईस्वी में AICTE संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। 1945 में पहली बार एक सलाहकार निकाय के रूप में जिसे स्थापित किया गया था। 1990 ईस्वी में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति बनी। 1992 में इस आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया और इसी क्रम में 1993 ईस्वी में प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में समीक्षा समिति का गठन हुआ। जो यशपाल समिति आपकी बनी थी, ये बच्चों का जो वस्ते का बोझ था उसको कम करने के लिए थी। 1994 ईस्वी में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की स्थापना की गई। 1995 ईस्वी में संसद के एक्ट 1993 द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को स्थापित किया गया। 1995 ईस्वी में प्राथमिक स्कूलों में केंद्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना MDM आरंभ की गई, जहां विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाता था। सन 2002 ईस्वी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन किया गया। जैसा आपने पढ़ा आर्टिकल 21A में, इस संशोधन के द्वारा बालक को शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया गया। 2004 ईस्वी में शिक्षा को समर्पित उपग्रह एजू से छोड़ा गया। 2005 ईस्वी में संसद द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग तथा NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 को भी तैयार किया गया। 2009 ईस्वी में शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2009 तथा इसी क्रम में सन 2009 ईस्वी में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE एक्ट, बच्चों को अधिकार शिक्षा का, वो भी मुफ्त में, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 2017 ईस्वी में नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए कस्तूरी रंगन समिति का गठन। इसे याद रखेंगे आप,
जो नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है उसके लिए कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया। 2019 नई शिक्षा नीति 9 सदस्यीय कस्तूरी रंगन समिति द्वारा तैयार नई शिक्षा नीति के प्रारूप पर चर्चा जारी है और इस दस्तावेज पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नागरिकों और संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। जैसा कि हमने अध्ययन किया कि भारतीय शिक्षा का इतिहास किस क्रम से चला और देखा हमने प्राचीन काल से लेके आधुनिक समय तक या स्वतंत्रता पूर्व से लेकर स्वतंत्रता के पश्चात जितनी भी समितियां बनी, जिनका गठन हुआ, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं आज तक, उनका हमने चरणबद्ध तरीके से एक स्लाइड के माध्यम से अध्ययन किया। तो आप इसे डिटेल से समझेंगे और इसका अध्ययन करेंगे और इस पर एक अपने असाइनमेंट भी तैयार करेंगे। और घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। इसी के साथ धन्यवाद।